आज सरला जी के घर में उनके सबसे छोटी बहू का आगमन हुआ था। सरला जी के 4 बेटे थे, 3 का विवाह हो चुका था और आज सबसे छोटी बहू भी आ गई। सरला जी बहुत खुश थीं कि चलो अब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सरला जी की कोई बेटी नहीं थी। बेटी को पाने की ख्वाहिश में ही उन्होंने 4 बेटों को जन्म दिया था, लेकिन अब उन्हें पता चल चुका था कि शायद उनके भाग्य में बेटी नहीं है और उन्हें बुढ़ापे में बहू के रूप में ही बेटियों का सुख प्राप्त होगा। इसलिए वह अपने बेटों की शादी का इंतज़ार करती थी। सरला जी अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। सारी बहुएं भी सरला जी का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वह एक सास नहीं माँ की तरह उन्हें प्यार करती थी और उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह अपने ससुराल में है। सरला जी ने घर का माहौल ऐसा बना रखा था कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। सरला जी ने हमेशा एक सामंजस्य अपने घर में बिठा कर रखा था ताकि उनके जीते जी परिवार में कोई बिखराव ना आए। सरला जी के 4 बेटे अपना अलग अलग बिजनेस करते थे। सरला जी के पति भी अपना बहुत बड़ा बिजनेस चलाते थे। उनकी दूसरी बहू के आने के कुछ दिनों बाद ही सरला जी के पति का देहांत हो गया था। सरला जी शुरू में तो टूट गई थी, पर उनकी बहुओं ने उनका बहुत साथ दिया और फिर उनका ध्यान काम की ओर लगाने के लिए उनसे दुकान पर जाकर बैठने को कहा और ससुर जी का बिजनेस उन्हें संभालने को कहा। सरला जी ने बोला, नहीं मैं यह नहीं कर पाऊंगी, तो दोनों बहुओं और 4 बेटों ने बोला, आप यह कर सकती है, इससे आपका मन भी शांत रहेगा। और सरला जी ने अपने पति की दुकान को धीरे धीरे संभाल लिया और इस तरह से वह भी खुश रहने लगी। सरला जी के पति ही सारे घर की जिम्मेदारी संभालते थे और उनके बेटों का उन्होंने अलग अलग बिजनेस करवा दिया था और सबके बिजनेस अच्छे चल रहे थे और घर भी उनका काफ़ी बड़ा था, जिसे उन्होंने काफ़ी सोच समझ कर बनाया था, जिसमें उन्होंने 4 अलग अलग फ्लैट निकाल रखे थे और साथ ही एक बहुत बड़ा घर था जिसमें करीब 10 कमरे थे और 2-2 कमरा हर बेटे को और 2 कमरा सरला जी को और उनके पति के लिए था और यह सब एक ही बाउंड्री में था। सरला जी और उनके पति ने काफ़ी सोच समझकर इस तरह का घर बनवाया था ताकि उनके बाद उनके बेटों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वह आसपास ही साथ साथ रहे। इसलिए 4 फ्लैट बिल्कुल बराबर एक से बने हुए थे और एक साइड जो बड़ा सा घर बना हुआ था जिसमें सारा परिवार एक साथ रहता था, वह उसमें सबके लिए 2-2 रूम थे। सरला जी और उनके पति का यह कहना था कि जब तक साथ रह सकते हैं हम इसमें रहेंगे, उसके बाद सब अपने अपने फ्लैट में प्यार मोहब्बत से रहना, कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। सब बेटों का बिजनेस भी समय रहते सरला जी और उनके पति ने अलग अलग करवा दिया था ताकि उनके बीच कभी कोई मनमुटाव ना हो और सब अपना अपना काम कमा खा रहे थे। क्योंकि सरला जी का संयुक्त परिवार था तो घर का सारा खर्च सरला जी और उनके पति ही चलाते थे। अपना व्यक्तिगत खर्च बच्चे खुद उठाते थे। इस तरह से बहुत अच्छे से इनका परिवार चल रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। सरला जी ने बहुओं पर कोई रोक टोक नहीं की थी। हर काम के लिए नौकर थे और किसी के ऊपर किसी काम का अतिरिक्त बोझ भी नहीं था। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा और प्यारा परिवार था और सब मिलजुल कर रहते थे। अब अपने सबसे छोटे बेटे की शादी करने के बाद सरला जी को ऐसा लगा कि अब उन्होंने गंगा नहा लिया है और सबसे छोटी बहू के घर आने के बाद उसकी प्यारी सूरत देखकर तो सरला जी मानो खुशी से फूला नहीं समा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका परिवार आज पूरा हो चुका है, बस उनके परिवार को किसी की नज़र ना लगे। बाकी की 3 बहुएं भी बहुत खुश थी कि अब यह सारी देवरानी जेठानी मिलकर बहुत मज़े करेंगे और हमेशा साथ साथ रहेंगे। लेकिन सरला जी की छोटी बहू बस देखने में खूबसूरत थी और मीठा बोलती थी, लेकिन वह मन की बहुत काली थी जिसे कोई समझ नहीं पाया था और किसी को यह आभास भी नहीं था कि छोटी बहू के रूप में घर में एक घर फोड़ू प्रवेश कर गई है जो इस घर को बर्बाद करके रख देगी। और कुछ ही दिनों में छोटी बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो छोटी बहू ने इस बात पर हल्ला मचाया कि बाकी भाभियों के रूम में बहुत अच्छा इंटीरियर है, मेरे रूम में क्यों नहीं है। यह तो जानबूझकर किया गया है क्योंकि वह सब चालाक है और मेरा पति बेवकूफ़। इस तरह की बातें सरला जी के घर में पहली बार किसी बहू ने की थी। सारी बहू बहुत मिलजुल कर आपस में रहते थे। छोटी बहू की बातें सुनकर सरला जी को पहली बार बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने छोटे बेटे रवि की तरफ देखा। रवि की हिम्मत नहीं हुई अपनी पत्नी आराध्या से कुछ भी कहने की, क्योंकि वह बहुत तेज़ ज़बान की थी और मीठा मीठा बोलकर अपने मुँह से मीठा जहर निकालती थी। रवि ने बेबसी से माँ की ओर देखा तो माँ को समझ में आ गया कि आराध्या किसी को कुछ नहीं समझती, ना कि अपने पति को भी। उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए तरस आ गया। आज सरला जी के घर में पहली बार
ऐसी घर तोड़ने वाली बातें हुई थी, उन्होंने उसे तुरंत वहीं पर समाप्त कर देना सही समझा। नहीं तो उनका इतना अच्छा प्यारा परिवार जो आज तक मिलजुल कर रह रहा था बिखर जाता। इसलिए उन्होंने थोड़ा सख्त होना जरूरी लगा। उन्होंने बहुत ही सख्त आवाज़ में अपनी छोटी बहू आराध्या से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? इस घर में कभी किसी बहू के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबके अलग अलग बराबर के फ्लैट बने हुए हैं जो किराए पर हैं, और अपने अपने फ्लैट का किराया बेटे बहू ही लेते हैं। और रही इस घर की बात, तो यह घर मेरा है और इसमें सबके लिए बराबर बराबर के 2 रूम हैं, और इस घर का सारा खर्चा मैं उठाती हूँ अपने पैसों से, लेकिन अपने व्यक्तिगत खर्च बेटे और बहू स्वयं उठाते हैं। शायद रवि ने तुम्हें बताया भी होगा, तो सबके एक जैसे 2-2 रूम शादी के बाद मिले थे। अब किसने अपने रूम में क्या इंटीरियर करवाया यह उनका अपना फैसला है, और उन्होंने अपने पैसों से करवाया। तुम्हें भी वैसा ही रूम दे दिया गया जैसा बाकी बहुओं को दिया गया था। अब तुम उसमें जो करवाना चाहती हो करवा सकती हो, लेकिन इसके लिए बाकी बहुओं को ताना मारने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सरला जी जितना समझ रही थी, छोटी बहू उतनी शैतान नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा शैतान थी। उसने बोला, क्या मैंने देखा कि बाकी जेठानियों ने अपने पैसों से इंटीरियर करवाया है? वैसे भी जो बहू पहले आती है वह ससुराल का अधिक से अधिक पैसा हड़प लेती है। मैं नहीं मानती कि बाकी जेठानियों ने इंटीरियर अपने पैसे से करवाया है, बल्कि उसके पैसे आपने ही दिए होंगे। और मुझे भी मेरे रूम में इंटीरियर चाहिए, और मैं अपने पैसे खर्च नहीं करने वाली, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कहकर वह अपने रूम में चली गई। आज पहली बार सरला जी से इस तरह के लहजे में किसी बहू ने बात की थी। सरला जी के बाकी बेटे और बहू को बहुत ज़ोर का गुस्सा आ रहा था, और रवि चुपचाप बुत बनकर खड़ा था। बड़े भाई ने रवि को बहुत लताड़ा कि तेरी बीवी की हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसी बातें करने की? तूने उसे इस घर के नियम कायदे बताए नहीं। माँ ने कभी किसी बहू के ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी बहू माँ को कुछ भी उल्टी सीधी बातें सुना दे। रवि के पास बड़े भाई की बातों का कोई जवाब नहीं था। सरला जी रवि की मजबूरी समझ रही थी। मंझली बहू को इतना गुस्सा आया कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाई, और घर की छोटी बहू ने उसकी प्यारी सास को इतनी बातें सुना दी। वह सीधे छोटी बहू के रूम में गई और उसे अच्छे से खरी खोटी सुनाने लगी कि तुम्हारी औकात नहीं मम्मी जी को कुछ भी बोलने की। तुम्हें पता भी क्या है मम्मी जी के बारे में? कल तो तुम आई हो और आज तुम इस घर में अपना हुक्म चलाने लगी। खबरदार जो आइंदा मम्मी जी से इस लहजे में बात की। और हाँ, हमारे रूम में अच्छा इंटीरियर है जो हमने खुद अपने हिसाब से करवाया है और अपने पैसों से करवाया है। तुम भी करवा लो, तुम्हें किसने रोका है? लेकिन छोटी बहू आराध्या तो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ थी। उसने धक्का देकर मंझली बहू को अपने रूम से निकाल दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मुझसे बिना पूछे अंदर आने की? आइंदा ऐसी गलती मत करना। यह मेरा रूम है और यहाँ मेरी इजाज़त के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। यह देखकर तो सरला जी के तन बदन में आग लग गई कि अपनी जेठानी के साथ कोई छोटी बहू ऐसा कैसे कर सकती है, और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कोई कैसे कर सकता है? यह कैसी लड़की इस घर की छोटी बहू बनकर आ गई? अब तो इस घर की बर्बादी निश्चित है। और सरला जी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। मंझली बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने पर मंझली बहू की आंखों से आंसू आ गए। बड़ी बहू और तीसरे नंबर की बहू ने तुरंत मंझली बहू को संभाला, उसके पास गए और साथ ही साथ आराध्या से बोला, खबरदार जो आइंदा कभी ऐसा किया तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे देंगे। तुमने समझ क्या रखा है? औकात नहीं है तुम्हारी हमारे मुँह लगने की। हम तीनों बहनों की तरह रहते हैं और हमारे बीच में तुम आ गई। आज से तुम्हें जो भी करना है करो, ना हमसे बात करने की ज़रूरत है ना कोई मतलब रखने की ज़रूरत है। और आइंदा ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। कुछ दिनों के बाद छोटी बहू ने दोबारा ड्रामा करने शुरू कर दिए कि मेरे रूम का इंटीरियर मम्मी जी को ही करवाना पड़ेगा। मैं अपना 1 रुपया भी खर्च करने वाली नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि आप लोगों के रूम का इंटीरियर किसने करवाया है। हो सकता है मम्मी जी ने ही करवाया हो और अब आप सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। और रवि को क्या पता, वह तो दुकान में रहता है। वैसे भी शादी से पहले कोई लड़का इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। सरला जी को लगा कि घर में कुछ ज़्यादा ही कलह हो रहा है, तो उन्होंने बोला, ठीक है तुम्हें जो करवाना है करवा लो, मैं सारा पेमेंट कर दूँगी। उन्होंने लड़ाई झगड़े से बचने के लिए ऐसा बोला। लेकिन सरला जी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा था कि उन्होंने कभी भी अपने बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया था। इसलिए अब रवि के रूम के इंटीरियर का पैसा देना उन्हें सही नहीं लग रहा था, क्योंकि बाकी बहुओं ने अपने रूम का इंटीरियर अपने पैसों से करवाया था। इसलिए सरला जी ने बाकी की 3 बहुओं को अपने रूम में बुलाया और बोला कि छोटी बहू का स्वभाव तो तुम लोगों से बिल्कुल अलग है और उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अब मैं अपने चारों बहुओं में कोई भेदभाव तो नहीं कर सकती, इसलिए उसके रूम के इंटीरियर में जितना पैसा लगेगा उतना पैसा मैं तुम तीनों को भी दे दूँगी।
इस पर तीनों बहुओं ने बोला, नहीं मम्मी, हमें पैसे नहीं चाहिए। हमें पता है कि छोटी बहू का स्वभाव हम तीनों से अलग है और उसकी वजह से घर में पहले ही बहुत परेशानी बढ़ चुकी है। आप उसके रूम का इंटीरियर करवा दीजिए, शायद इससे उसके मन को शांति मिल जाए। छोटी बहू का स्वभाव सच में इन तीनों बहुओं से बहुत ही अलग था। जहाँ यह तीनों बहुएं आपस में बिल्कुल मिलजुल कर हंसी खुशी रहती थी और एक दूसरे की मदद भी करती थी, वहीं छोटी बहू हर वक्त अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके रहती और फ़ोन पर बातें किया करती थी। वह सिर्फ खाना खाने के लिए रूम से बाहर निकलती थी और उसे बाकी घर से कोई मतलब नहीं था। सरला जी को समझ में आ चुका था कि छोटी बहू के स्वभाव की वजह से उनका संयुक्त परिवार टूटने के कगार पर आ चुका है और जल्दी ही इस परिवार में अलगाव निश्चित है। खैर, इंटीरियर का काम हो जाने के बाद छोटी बहू ने फिर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। अब उसका कहना था कि शादी में उसे बाकी जेठानियों से कम जेवर चढ़ाए गए हैं। सरला जी ने बोला, मैंने कभी भी अपनी बहुओं में कोई भेदभाव नहीं किया और सबको शादी में बराबर सोना चढ़ाया है। हाँ, जेवरों के डिज़ाइन ज़रूर अलग है पर उनका वजन लगभग बराबर ही है। लेकिन आराध्या यह बात मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था, मैंने फ़ोटो में भाभीयों के जेवर देखे हैं, बाकी भाभीयों के जेवर मेरे जेवर से बहुत ही ज़्यादा भारी हैं, जो कि फ़ोटो में भी साफ पता चल रहा है। सरला जी को समझ में आ चुका था कि आराध्या हमेशा कुछ ना कुछ बवाल मचाती ही रहेगी और हर बार मुझसे ऐसे ही पैसे ऐंठती रहेगी, जिससे मैं मेरे बाकी बेटों के हक के पैसे उसे देती रहूँगी, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। इसलिए सरला जी ने बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाना ही सही समझा। अगले दिन छोटी बहू के पिताजी का फ़ोन सरला जी के पास आया। थोड़ी देर औपचारिक बात करने के बाद उन्होंने भी वही बात कही कि आपने मेरी बेटी को बाकी बहुओं से कम जेवर चढ़ाया है, जो आपको ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब सरला जी को समझ में आ चुका था कि आराध्या का स्वभाव ऐसा क्यों है। जब उसके माता पिता का स्वभाव ही ऐसा है तो उन्होंने वैसे ही परवरिश आराध्या को भी दी होगी और उसे रिश्तों से ज़्यादा पैसों का महत्व बताया होगा और बेईमानी करना ही सिखाया होगा। और सरला जी को यह भी समझ में आ गया था कि यह सब आराध्या जानबूझकर कर रही है ताकि सास की कमाई के अधिक से अधिक पैसे उसके पास पहुंच जाए। इसलिए सरला जी ने अब सोच लिया था कि वह आराध्या को कोई भी फिजूल की मांगे नहीं मानने वाली और उन्होंने आराध्या के पिता से बोला कि आपको और आपकी बेटी को जो भी करना है कीजिए, मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। अगले दिन आराध्या के माँ पिताजी आराध्या के ससुराल में सरला जी से मिलने आ गए और फिर वही बातें बोलने लगे कि आपको अपने सारे बेटे बहुओं को बराबर ही देना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मेरी बेटी इस घर की छोटी बहू है तो इसके पहले के बहुओं को आपने क्या दिया क्या नहीं वह हम नहीं जानते, लेकिन यदि वह बोल रही है कि उनके जेवर भारी हैं तो सच ही बोल रही होगी, तो आपको उसको भी उसके हिस्से का सोना दे देना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं होती कि बहुओं में भेदभाव किया जाए। सरला जी ने बोला, अब मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं देने वाली। उसका पति कमाता है, उसकी जो इच्छा है वह अपने पति से पूरी करवा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। रवि ने आराध्या के पिता को सफाई देनी चाहिए तो आराध्या रवि से तुरंत ही लड़ने लगी और उसे बुरा बुरा कहने लगी और रवि को अंततः चुप होना पड़ा, क्योंकि आराध्या इतनी बदतमीज़ लड़की थी कि उसके आगे कोई भी अपनी ज़ुबान खोलता तो वह उसको कुछ भी बोल देती थी, भले ही वह उसका अपना पति या सास ही क्यों ना हो। और अपने बेटे की मजबूरी सरला जी बहुत अच्छे से समझती थी और उन्हें यह भी पता था कि उनका बेटा एक बुरी लड़की की जाल में फंस चुका है और यह उनकी गलती है, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। कोई किसी का चेहरा और आवाज़ ही सुन सकता है, उसका काला दिल तो नहीं देख सकता। लेकिन सरला जी ने सोच लिया था कि अब वह उसकी नाजायज़ मांगों के आगे नहीं झुकेंगी। आराध्या के पिताजी ने बोला, यदि आपका यह कहना है कि आपने सब बेटों को बराबर सोना दिया है तो फिर आप अपनी बाकी के बहुओं का जेवर और मेरी बेटी का जेवर तुलवा कर देखिए। तो सरला जी ने बोला, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सफाई क्यों दूं कि मैंने बराबर दिया है या नहीं। मेरा दिल जानता है कि मैंने बराबर दिया है और इसके लिए मैं किसी को कोई सफाई नहीं देने वाली और ना ही मेरी कोई बहू अपना कोई जेवर निकालेगी। मेरे लिए मेरे चारों बेटे बराबर हैं और बराबर ही रहेंगे। जिसे जो मानना है माने, जिसे नहीं मानना है ना माने। मैं किसी को कोई सफाई देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं उन फ़ोटो को ज़रूर देखना चाहूँगी जिसे देखकर आप और आपकी बेटी यह बवाल मचा रहे हैं। ज़रा मैं भी तो देखूँ। आराध्या के पिताजी ने अपने मोबाइल में आराध्या की शादी के वक्त की उसकी बड़ी जेठानी ने जो जेवर पहना था वह फ़ोटो दिखा दिया। उसने काफ़ी बड़ा हार और काफ़ी भारी कंगन पहने थे। आराध्या की सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, वाह, आपकी बेटी जिस जेवर को देखकर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है ना, वह जेवर मेरी बड़ू बहू के माता पिता ने उसे उसकी शादी पर दिया था, जो कि मेरे दिए गए जेवरों से दुगनी वजन के हैं और उसके माता पिता ने उसे दिया है। तो इस हिसाब से तो आपको आराध्या को जेवर देने चाहिए ताकि उसकी बराबरी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि उसे तो उसके मायके से इतने भारी जेवर मिले ही नहीं जितने कि मेरे बाकी की बहुओं को मिले हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ऐसा आपकी बेटी और आप खुद बोल रहे हैं। और अब हमें आपको और आपकी बेटी को कोई सफाई नहीं देनी। आपकी बेटी मेरे घर में पूरी तरह से आज़ाद है, वह जैसा चाहे रह सकती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अब वह अपनी फिजूल की मांगे हमारे आगे नहीं रखेगी। हम उसकी कोई नाजायज़ मांग पूरी नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा करना मेरे बाकी के बेटे बहुओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मेरी संपत्ति पर मेरे चारों बेटों का बराबर का हक है और मैं किसी एक बेटे और बहू को बार बार उस संपत्ति में से एक बड़ा हिस्सा देकर बाकी के बेटे बहुओं के साथ गलत नहीं करना चाहती। ना ही मेरी संपत्ति का अभी कोई बंटवारा हो रहा है, यह सब मेरे जाने के बाद ही होगा और जाने से पहले मैं सारा इंतज़ाम करके जाऊँगी। और आपकी बेटी की वजह से मेरा इतना प्यारा परिवार बिखरने की कगार पर आ गया है, तो मैं अब कुछ सख्त फैसला लेने जा रही हूँ। आपकी बेटी और दामाद अब मेरे इस घर में नहीं रह सकते। मुझे मेरे छोटे बेटे रवि से बहुत प्यार है, पर मैं उसकी मजबूरी भी समझती हूँ। पर मैं एक बेटे के प्यार में अंधी होकर अपने बाकी के बेटों पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। आपकी बेटी बहुत ही बदतमीज़ और मुंहफट किस्म की लड़की है, जो कि कभी भी बड़े छोटों का लिहाज तक नहीं करती। अब मेरा फैसला यह है कि आपकी बेटी मेरे घर में नहीं रहेगी, बल्कि अपने फ्लैट में जाकर रहे, या उसे जहाँ जाना है वहाँ जाकर रहे, लेकिन मेरे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। इस पर आराध्या ने तो नकार कहा, अरे वाह, ऐसे कैसे? बाकी के बेटे बहू आपके घर में आराम से रहें और आपके खर्चे पर पलें और खाएं, और मैं और मेरा पति अपने फ्लैट पर रहें, ताकि अपना खर्चा भी खुद चलाए और फ्लैट का किराया भी हाथ से जाए। यह क्या बात हुई? मैं भी यहीं पर रहूँगी जैसे बाकी के बेटे बहू रहते हैं। मैं अपने पैसे फालतू में क्यों खर्च करूं और अपने घर का किराया फालतू में क्यों अपने हाथों से जाने दूं? इस पर सरला जी ने कहा, बाकी के बेटे बहुएं अपने दायरे में रहते हैं और बड़े छोटों का लिहाज करते हैं, मिलजुल कर आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ना कि खुद को इस घर का मालिक समझते रहते हैं, क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूँ और जब तक जिंदा हूँ मैं ही रहूँगी। और यह मेरा घर है और इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। तुम हो कौन जो खुद को इस घर की मालकिन समझ रही हो और यहाँ के फैसले ले रही हो? बहुत दिनों से मैंने तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर ली है, यह सोचकर कि शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन मुझे पता है कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती और तुम कभी सुधरने वाली नहीं हो। तो अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और मेरे घर से निकलो। यह मेरा घर है, मेरे पैसों से बना हुआ है और मेरे पैसों से ही चलता है। मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ, अपना बिजनेस खुद चलाती हूँ और मेरे घर में वही रहेगा जिसे मैं चाहती हूँ। जिसे मैं नहीं रखना चाहती वह मेरे घर में नहीं रह सकता। समझ में आई मेरी बात? तो तुरंत मेरे घर से बाहर निकलो। इस पर आराध्या और उसके पिता ने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की और बोला, अभी तुरंत मेरी नई नई शादी हुई है और मैं इस घर में आई हूँ, तो मैं चाहूँ तो आपको झूठे केस में भी फंसा सकती हूँ कि आपने मेरे ऊपर अत्याचार किया है। सरला जी ने बोला, तुम्हारी पहली बदतमीजी देखकर ही मैं समझ चुकी थी कि तुम्हारे आगे कहाँ कहाँ दिमाग चला सकती हो, इसलिए उसी वक्त मैंने तुमसे छुपाकर सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए थे। तो तुम्हारी एक एक हरकत उस कैमरे में रिकॉर्ड है और तुम्हारे साथ इस घर में कितने अत्याचार हुए हैं वह भी उसमें रिकॉर्ड है। तो जिसे जो बोलना है जाकर बोल दो और जो करना है कर लो। हम सीधे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी और हम उसे मान लेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। और हाँ, तुमने अब तक अपनी जेठानी और सास और पति के साथ जितनी बदतमीज़ी की है और जिस बदतमीज़ी से तुम पेश आई हो वह सब भी उस कैमरे में रिकॉर्ड है। और यदि पढ़ी लिखी होगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि घरेलू हिंसा का केस सिर्फ तुम ही नहीं कर सकती, तुम्हारा पति भी तुम्हारे ऊपर कर सकता है, क्योंकि तुमने उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सुधर जाओ, क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं और तुम्हारी वजह से इस घर में नफरत की दीवार पैदा हो गई है। और अपने हक के लिए तो कोई भी लड़ेगा, फिर हम पीछे कैसे हट सकते हैं? तो यदि तुम यही चाहती हो तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। और तुम्हारी सारी हेकड़ी हमने निकाल ना दी तो देख लेना। आराध्या और उसके पिता के पास सरला जी की बातों का कोई जवाब नहीं था। रवि अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था और इशारों इशारों में बोल रहा था कि माँ, आपने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। इन लोगों को इसी जवाब की ज़रूरत थी। सरला जी ने आराध्या से बोला, तुम्हें 2 घंटे का समय देती हूँ, मेरा घर खाली करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन इस घर में अब तुम नहीं रहोगी। 2 घंटे के बाद मुझे तुम इस घर में दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो पुलिस को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंकवा दूंगी, क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में वही रहेगा जिसे मैं चाहती हूँ। अभी तक तो तुम्हारी बहुत हेकड़ी देख ली, अब तुम मेरी हेकड़ी देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। कहकर सरला जी अपने रूम में चली गई। अब आराध्या और उसके पिता का दाव उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया था। उन्होंने सोचा था कि डरा धमकाकर वह लोग सरला जी से अधिक पैसे निकलवाते रहेंगे, लेकिन यहाँ तो सरला जी ने उसे ही घर से निकाल दिया। रवि का फ्लैट किराए पर लगा हुआ था, जो कि तुरंत खाली नहीं होता। मजबूर होकर आराध्या और रवि को एक किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। कहाँ आराध्या ने सरला जी के अधिक से अधिक पैसे ऐंठने की सोची थी और कहाँ उसे खुद किराए के घर में आना पड़ा। और उस घर में तो वह ऐश की ज़िंदगी जी रही थी। हर काम के लिए नौकर चाकर थे, दिन भर रूम में पड़ी रहती थी।
घर खर्च के नाम पर कोई खर्चा नहीं था, पर अब तो घर का किराया भी दो और अपना खर्च भी खुद चलाओ। अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका था।